हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। 5 तारीख को पेपर है कनिष्ठ सहायक का। तो मेरा ये उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, करंट अफेयर को पढ़ रहे होंगे, साइंस को पढ़ रहे होंगे और रीजनिंग भी पढ़ रहे होंगे, हिंदी भी पढ़ रहे होंगे। सारी चीज़ें आप लोग रिविज़न कर रहे होंगे जो भी आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है, नोट्स आप लोगों ने बनाए हैं। तो 5 तारीख को पेपर होने वाला है। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर साइंस का एक सब्जेक्ट जिसमें हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। मैंने आप लोगों को फिजिक्स भी पढ़ाई थी और बायोलॉजी भी पढ़ाई थी, लेकिन मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई थी। और आप लोगों को मैंने साइंस में क्वेश्चन भी दिए थे जो कि यूकेपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री को मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया था, तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को पूरी केमिस्ट्री है जो कि पढ़ाने वाला हूं। इस वीडियो के अंतर्गत सारी बातें हैं जो कि केमिस्ट्री की हम करने वाले हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो रसायन विज्ञान के बारे में हम संपूर्ण जानकारी है एक ही क्लास में है जो कि यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम बात करेंगे साइंस या फिर रसायन विज्ञान की, तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रखी है। तो उत्पत्ति के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये कीमिया नामक शब्द से इसकी क्या हो रखी है, उत्पत्ति हो रखी है। तो ये बात आप लोगों को सबसे पहले ध्यान में रखनी है, कीमिया। ठीक है, तो कीमिया एक यहाँ पर क्या है, एक मिट्टी है जिसका नाम है केमी। केमी एक क्या है, मिट्टी है जिसका रंग होता है काला। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है कि इसकी उत्पत्ति मिस्र में, ये मिस्र की में कीमिया नामक शब्द से इसकी उत्पत्ति हो रखी है। और कीमिया का मतलब होता है केमी का मतलब है काला रंग। तो केमिस्ट्री कीमिया से है जो कि मिलके बना है। अब आप लोगों से ये तो नहीं पूछा जाएगा, ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी इसकी उत्पत्ति कैसे हो रखी है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा इसका नॉलेज होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके जनक कौन है। रसायन विज्ञान के जनक आप लोगों से पूछा जा सकता है। रसायन विज्ञान के जनक तो लेवाइजर है जो कि इसके क्या हैं, जनक हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा पदार्थ, आप लोग इसको ध्यान में रखना। पदार्थ हम लोगों ने बचपन में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो लेकिन अगर हम बात करेंगे पदार्थ की अवस्था, तो ये 5 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। अब मैं इसमें डिटेल में नहीं चलूँगा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समय भी कम है। तो हम लोगों ने पूरी केमिस्ट्री है जो कि इसमें द एंड कर देना है, तो इसलिए हम इसको डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। पदार्थ की यहाँ पर 3 अवस्थाएं नहीं बल्कि 5 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है ठोस, फिर है द्रव, और है फिर गैस, और प्लाज्मा, और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि जो द्रव है इसकी चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा, और इसकी 5वीं अवस्था होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि द्रव की ये पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सी होती है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ये जो बोस आइंस्टीन है ये हमारे एक वैज्ञानिक थे बोस करके, तो उनके नाम पर है जो कि ये पदार्थ की 5वीं अवस्था को रखा गया है। लेकिन यहाँ पर से आप लोगों से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान में रखना है। अब हम थोड़ा सा और आगे को अपने को बढ़ाएंगे। देखो अब आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व, तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है ये आप लोगों को बताना है। तो ऑक्सीजन, दोस्तों ऑक्सीजन है जो कि पृथ्वी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ऑक्सीजन के बाद अगर हम देखेंगे सिलिकॉन और फिर
एल्यूमिनियम। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आप बोलेंगे ऑक्सीजन। ऑप्शन आप लोगों को इसी प्रकार से दिए रहेंगे, पहले नंबर पर ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पर सिलिकॉन और तीसरे नंबर पर है एल्यूमिनियम। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे ये 46.60% पाया जाता है, और सिलिकॉन की अगर हम बात करेंगे 27.72% है, जो कि सिलिकॉन हमको पृथ्वी पर देखने को मिलता है। तो अब हम देख लेते हैं हमारे सामान्य शरीर में पाए जाने वाले तत्व। जो मानव शरीर है दोस्तों, हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इसमें भी जो नाम होगा वो ऑक्सीजन का ही होगा। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है जो कि देखने को मिलती है 65%। उसके बाद जो दूसरा तत्व है जो हमारे शरीर में देखने को मिलता है उसका नाम होगा कार्बन। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा और आगे की ओर। देखो परमाणु की आप लोग हेडिंग डाल लेना, परमाणु, यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखो ये जो, अगर मैं बात करूंगा इस मार्कर की, या फिर हम बात करेंगे एक चौक का टुकड़ा, जैसे कि अभी आजकल तो मार्कर से लिखते हैं, लेकिन पहले ज़माने में हम लोगों ने बचपन में स्कूलों में चौक से लिखा है। तो आप लोग देखते होंगे कि अगर चौक को हम क्या करते हैं, लिखते जाते हैं, तो उसके जो छोटे छोटे कण हैं वो क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। यानी कि चौक क्या है, एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। हमारी पृथ्वी में कोई भी चीज़ें हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी रहती है, जिनको हम परमाणु से मिलकर बना हुआ मानते हैं। चाहे ये मार्कर हो, या फिर ये डस्टर हो, या फिर बोर्ड हो, चाहे कुछ भी हो, हम इंसान भी क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि ये जो परमाणु है वो किस प्रकार से एक नाभिक को बनाता है। देखो ये है एक छोटा सा बिंदु जिसको हम बोलते हैं नाभिक यानी कि केंद्र। नाभिक मतलब केंद्र है। इस नाभिक में कौन कौन से परमाणु होते हैं, तो इसमें आप लोग लिखेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इसके बाहर से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि इसकी खोज किसने की, ये जो नाभिक है इसकी खोज किसने की, तो इसका नाम है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने इसकी क्या की, नाभिक की खोज की, और जिसको हम बोलते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इस रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, अब इसमें ये देखो आप लोगों से क्या क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर से ये पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है इलेक्ट्रॉन, तो इसमें आप लोगों ने लिखना है थॉमसन, जे थॉमसन। इसमें आप लोगों ने ध्यान में रखना है रदरफोर्ड, और इसमें आप लोगों ने ध्यान में रखना है चैडविक। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। कैसे याद करोगे दोस्तों, ईंट पर चांद। देखो ई से इलेक्ट्रॉन, टॉ से थॉमसन, पॉ से प्रोटॉन, रॉ से रदरफोर्ड, चौ से चैडविक। अच्छा चांदनी ना चाहिए, ठीक है। नौ से न्यूट्रॉन, चौ से चैडविक। तो आप लोगों को याद हो क्या होगा, ईंट पर नाच। ठीक है, तो ये परमाणु था। परमाणु से आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनके खोज। अब देखो थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे समस्थानिक की। हेडिंग डाल लेना समस्थानिक। देखो दोस्तों, जैसे कि अभी हम बात करें अपने स्कूल की, तो स्कूल में किसी क्लास में ऐसा होता था कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि एक क्लास में एक ही नाम के दो स्टूडेंट हैं या फिर 3 स्टूडेंट हैं। जैसे हमारे क्लास 10th में जब हम पढ़ते थे तो वहाँ पर विजय नाम के 2 स्टूडेंट थे।
ठीक है, विजय नाम के, तो इसको हम बोलते थे विजय फर्स्ट, इसको बोलते थे विजय सेकंड। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा कि सेम है नाम है, लेकिन उसको हम पहला दूसरा इस तरीके से हम क्या करते हैं, रजिस्टर में भी लिखा रहता है। ठीक है, तो सेम नाम के लोगों को हम इस तरीके से लिख लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ केमिस्ट्री में भी होता है, जो कि समान परमाणु क्रमांक रखते हैं। परमाणु क्रमांक इसका क्या होगा, समान होगा दोस्तों। तो उसको हम बोलेंगे, जिनके भी परमाणु क्रमांक समान होंगे उसको हम बोलते हैं समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन की अगर हम बात कर लेंगे, हाइड्रोजन, अब देखो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। अब देखो इसके जो समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन के ऐसे ही 3 भाई हैं। हाइड्रोजन के कितने भाई हैं दोस्तों, 3 भाई हैं, जिसको हम बोलते हैं, एक को प्रोटियम, दूसरे को हम बोलते हैं ड्यूटेरियम, और एक को हम बोलते हैं ट्राइटियम। ठीक है, तो इसको हम प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम बोलते हैं। इसका जो होता है 1H1 होता है, इसको हम बोलते हैं 1H2, इसको हम 1H3 बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं ना कि परमाणु क्रमांक इनके सेम हैं, लेकिन हमने इसको 1 कहा, इसको 2 कहा, इसको 3 कहा। तो आप लोग इसको इस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन के जो समस्थानिक हैं वो कौन कौन हैं, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब देखो यहाँ पर समस्थानिक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट करके आप लोग इसको लिखना। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कोबाल्ट 60। देखो कोबाल्ट के भी समस्थानिक हैं, कोबाल्ट के भी बहुत भाई हैं, लेकिन कोबाल्ट का एक भाई है जिसका नाम है कोबाल्ट 60। इस कोबाल्ट 60 का प्रयोग हम दोस्तों, इसका प्रयोग हम करते हैं रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में। इस कोबाल्ट 60 नामक समस्थानिक का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किया जाता है। ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। एक इसी तरीके से यूरेनियम करके है, यूरेनियम 235, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, चट्टानों की आयु ज्ञात करने में। जो भी हमारे सामने पहाड़ हैं, चट्टान हैं, उनकी कितनी उम्र है, उनकी कितनी एज है, उसको ज्ञात करने के लिए हम यूरेनियम 235 नामक एक समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, इतनी बात है जो कि हम लोगों ने कर ली है। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व, आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है, सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व, तो इसका नाम है दोस्तों पोलोनियम। पोलोनियम, इसके 27 समस्थानिक होते हैं, यानी कि पोलोनियम नाम के 27 भाई हैं, और इन्हीं को हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 27 तक इनका नामकरण करते हैं। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व पोलोनियम है। तो ये हो गया समस्थानिक। समस्थानिक से इतने क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों से बन सकते हैं। और अब हम थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ेंगे। आई होप आप लोगों ने इस बात को नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं अम्ल और क्षार की, एसिड एंड बेस की हम बात कर लेते हैं। अम्ल तथा क्षार, अम्ल को क्या बोलते हैं, एसिड एंड बेस। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी तक का ये वाला टॉपिक, अम्ल और क्षार वाला, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कुछ नाम लिखूंगा मैं, उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है उसको हम देखेंगे। जैसे आप लोग देखते हैं नींबू, नींबू खट्टा क्यों होता है। जैसे मिर्च, मिर्ची में तीखापन क्यों होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार के अम्ल हैं जो कि इनमें पाया जाता है, लेकिन कौन सा अम्ल, वो नाम आप लोगों को बताना पड़ता है इस क्वेश्चन में। तो आप लोग लिखेंगे सबसे पहले सिरका, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे सिरका,
और सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? एसिटिक अम्ल। सिरके के साथ आप लोग लिख सकते हैं अचार। अचार या फिर सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद संतरा। संतरा में कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। जो हमारे पास संतरा होता है उसका जो खट्टापन होता है वो किस कारण होता है? सिट्रिक अम्ल के कारण होता है। इसी में नींबू में भी यही अम्ल पाया जाता है। नींबू और संतरा सिट्रिक अम्ल। अब आप लोग लिखेंगे इमली में। इमली में कौन सा? टार्टरिक अम्ल। कौन सा दोस्तों? इमली जो कड़वी होती है, खट्टी होती है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली के साथ ये वाला अम्ल किस में पाया जाता है? अंगूर में भी पाया जाता है। अंगूर और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है टमाटर। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। दोस्तों आप लोगों से जब स्टोन की प्रॉब्लम होती है किसी के शरीर में, या फिर जिसको हम पथरी बोलते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों से क्या कहा जाता है कि टमाटर नहीं खाने चाहिए। टमाटर क्यों नहीं खाने चाहिए? क्योंकि टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, और ऑक्जेलिक अम्ल क्या करता है? हमारे शरीर में स्टोन को बढ़ाने का काम करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि टमाटर का प्रयोग हम भोजन में ना करें। अब देखो और पूछा जा सकता है आप लोगों से दही। दही में कौन सा पाया जाता है? या फिर खट्टा दूध। खट्टा दूध, दही, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है खट्टा दूध या फिर दही में। तो इतना हो गया। आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, फिर अब हम थोड़ा सा और आगे की ओर चलेंगे। अब लिखो आप लोग चींटी का डंक। जो चींटी का डंक है, आप लोगों को चींटी ने काटा होगा कभी तो चींटी को काटने के बाद कैसा दर्द होता है? तो उस दर्द में भी क्या पाया जाता है दोस्तों? अम्ल पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। उस अम्ल को हम बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं? मेथेनोइक अम्ल है, इसको हम बोलते हैं। चींटी के डंक के साथ बिच्छू का डंक। किसका? बिच्छू। तो बिच्छू के डंक में भी यही अम्ल पाया जाता है। बिच्छू के साथ ही आप लोग लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, बिच्छू ही है। और बस इतनी बात है जो कि आप लोगों को अम्ल से ध्यान में रखनी कि किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसके बाद सेब। हाँ, सेब में भी आप लोगों से पूछा जाता है बहुत बार। सेब में है मैलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? मैलिक अम्ल पाया जाता है। अब अम्ल के आप लोगों से पूछा जा सकता है उपयोग। ये जो अम्ल है इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो भोजन पकाने में, भोजन को पचाने में। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भोजन को पचाने में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो आप बोलेंगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? भोजन को हमारे पाचन क्रिया में, हमारे भोजन को पेट में पचाने के लिए HCl अम्ल का प्रयोग होता है, यानी कि HCl अम्ल हमारे पेट में पाया जाता है। इसके बाद आप लोगों को ध्यान में रखना है नाइट्रिक अम्ल। इंपॉर्टेंट है नाइट्रिक अम्ल। ये नाइट्रिक अम्ल क्या होता है दोस्तों? किस लिए ये प्रयोग किया जाता है? इस बात को आप लोग लिखेंगे। नाइट्रिक अम्ल की बात सोना चांदी के शुद्धिकरण में। जो सोना और चांदी होती है, जो ज्वेलरी शॉप पर अगर आप लोग जाएंगे तो शुद्ध सोना और शुद्ध चांदी को अगर आप लोगों ने बनाना होगा, जैसे कि अगर हम बात करेंगे जो कोई ओल्ड ज्वेलरी है, अगर उसको हम लोगों ने फिर से सही करना है, शुद्ध करना है, तो वहाँ पर हम नाइट्रिक अम्ल का वो प्रयोग करते हैं। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके बाद आप लोगों से और क्या पूछा जा सकता है यहाँ पर से अम्ल में? अम्ल राज आप लोगों से पूछा जा सकता है।
अम्लराज। अम्लराज क्या होता है ये बात आप लोगों से पूछा जा सकता है। और सोना चांदी को गलाने में प्रयोग। ये जो अम्लराज होता है दोस्तों, ये सोना और चांदी को गलाने में प्रयोग होता है। जो भी सुनार होते हैं वो क्या करते हैं, इसका प्रयोग करके सोना और चांदी को गलाने में प्रयोग करते हैं। अब आप लोगों से यहाँ पर से क्या ध्यान में रखना है, इसमें ये जो अम्लराज है इसमें कौन कौन से अम्ल मिले रहते हैं, इसमें कौन कौन से अम्ल मिले रहते हैं। तो इसमें आप लोग लिखेंगे HCl और HNO3। HCl और HNO3 है जो कि इसमें मिला रहता है। HCl 3 है तो ये कितना होगा, 1 अनुपात में होगा। तो 3:1 आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अम्लराज में HCl 3 अनुपात और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल ये 1 अनुपात में है, जो कि हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास अम्लराज। अब हम बात करेंगे क्षार के दोस्तों। अब हम किसकी बात करेंगे, क्षार की बात करेंगे। तो क्षार से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, एक यहाँ पर pH मान आप लोग लिख लेना सबसे पहले, pH मान। अब ये pH मान क्या होता है, ये अम्ल और क्षार का पता लगाता है कि कौन सी चीज़ अम्ल है कौन सी चीज़ क्षार है। तो pH मान एक स्केल होती है, ये एक स्केल होती है जिसमें 0 से लेकर 14 तक अंक बने रहते हैं। अब ये 0 से 14 तक जो भी अंक होगा उसमें हम लोग डिसाइड करते हैं कि अम्ल होगा या फिर क्षार होगा। अगर ये 0 से लेकर 7 तक का अंक प्रदर्शित करेगा तो ये क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। कोई भी चीज़ अगर 0 से लेकर 7 तक का अंक प्रदर्शित कर रही है तो उसको हम अम्ल की श्रेणी में रखेंगे। और अगर 7 से लेके 8 से लेके 14 तक तो इसको हम क्षार की श्रेणी में रखेंगे, यानी कि इसको हम बेस बोलेंगे। ठीक है, अब आप लोगों से पूछा जाता है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर से। समुद्री जल का पूछा जाता है, समुद्री जल का कितना pH मान होता है। तो आप लोग लिखेंगे दोस्तों 8.4, 8.4 है जो कि समुद्री जल का pH मान होता है। उसके बाद आप लोगों से रक्त का पूछ लिया जा सकता है, तो रक्त का होता है 7.4। हमारे जो ह्यूमन ब्लड है उसका कितना होता है, 7.4। लार का 6.5, जो हमारी मुंह में लार बनती है दोस्तों उसका जो है वो 6.5 आप लोगों को देखने को मिलेगा। दूध का आप लोगों ने ध्यान में रखना है 6.4, दूध का 6.4। और मानव मूत्र का, हमारे मानव मूत्र का 6 है जो कि यहाँ पर देखने को मिलता है। शराब का pH मान 2.4 आप लोगों को देखने को मिलेगा। और सिरके का, अच्छा इसका 2.8 है, सिरके का 2.4 आप लोगों ने ध्यान में रखना है। सिरके का pH मान होता है 2.4। नींबू का pH मान आप लोगों से पूछा जा सकता है, नींबू तो 2.2 आप लोगों ने नींबू का pH मान ध्यान में रखना है। ये इंपॉर्टेंट रहेंगे आप लोगों के लिए। इसके बाद और ध्यान में रखना है pH मान से, और क्या ध्यान में रखना है pH मान से, देखो जो हमारा मानव शरीर है, मानव शरीर किस pH मान के अंतर्गत कार्य करता है, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये होगा 7 से लेकर 7.8 pH मान तक हमारे जो मानव शरीर है वो काम करता है। ठीक है, अब आप लोगों से एक और पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है। अम्लीय वर्षा, तो अम्लीय वर्षा का अगर हम बात करेंगे 5.6 से कम। दोस्तों ये अम्लीय वर्षा आप लोगों से पूछी जा सकती है। अम्लीय वर्षा मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन में भी करा रखा है, अम्लीय वर्षा आप लोगों ने देखा होगा।
तो अम्लीय वर्षा का मान अगर 5.6 से कम है तो वो क्या होगी, एक प्रकार की अम्लीय वर्षा होगी। अभी जो जैसे हम बात करेंगे ताजमहल में जो क्षरण हो रहा है संगमरमर का, जो भी वहाँ पर संगमरमर का प्रयोग किया गया उसका क्षरण देखने को मिल रहा है, तो वो उसका कारण है जो कि अम्लीय वर्षा मानी जाती है। अम्लीय वर्षा हमारी मिट्टी को भी प्रभावित करती है, हमारी खेती को भी प्रभावित करती है, तो इसलिए ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, अम्लीय वर्षा। अब हमारे यहाँ पर ध्यान में रखना, अगर मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है, यदि हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है तो हमारे जो दांत हैं, दांत का क्षय प्रारंभ हो जाता है, यानी कि हमारे दांत खराब होने लग जाते हैं जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है। तो क्वेश्चन आप लोगों से बहुत बार पूछा गया है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब दांत, अगर हम बात कर रहे हैं दांत की, तो दांत में दोस्तों, दांत हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग, इसका आप लोगों ने ध्यान में रखना है, कठोर भाग, जिसको हम इनेमल के नाम से जानते हैं। जो आप लोग दांत में व्हाइट कलर देखते हैं उसको हम इनेमल बोलते हैं, और वही हमारे दांत का सबसे कठोरतम भाग होता है। अब इसको ध्यान में आप लोगों ने ये रखना है कि ये जो सफ़ेद रंग होता है वो किस से मिलके बना रहता है, तो कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ये जो इनेमल है वो किससे मिलके बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का, और इसी के कारण हमारा जो दांत है वो सफ़ेद रंग के होते हैं। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि दांत का सबसे कठोरतम भाग इनेमल होता है जो कि सफ़ेद रंग का होता है, कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना रहता है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। सफ़ेद रंग का कारण क्या है, कैल्शियम फास्फेट, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे थोड़ा और आगे की ओर। ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। और आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्राकृतिक पायस किसे कहते हैं? प्राकृतिक पायस किसे कहते हैं? तो दूध है दोस्तों, एक प्रकार का प्राकृतिक पायस होता है। दूध क्या होता है, एक प्रकार का प्राकृतिक पायस होता है, इमल्सन होता है। इंग्लिश में इसको इमल्सन बोलेंगे पायस को। अब अगली हेडिंग आप लोग लिखना, इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए ये क्लास। तो केमिस्ट्री का पूरा रिवीजन है जो कि इसमें हम लोग करने वाले हैं इस पूरी क्लास में। अभी ये लंबी खींचेगी थोड़ी सी, आप लोगों ने ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। आप लोग लिखेंगे कार्बन और उसके यौगिक, हेडिंग आप लोगों की रहेगी कार्बन। कार्बन दोस्तों यहाँ पर दो प्रकार से कार्बन है जो कि हम लोगों को देखने को मिलता है। कार्बन के अपर रूप हम लोग बोलते हैं उसको, कार्बन के अपर रूप। तो कार्बन के दो अपर रूप होते हैं, सबसे पहला तो है हीरा और दूसरा है ग्रेफाइट। तो सबसे पहले हम हीरे की बात कर लेते हैं, हीरे की बात। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये क्या है, एक प्रकार का विद्युत का कुचालक है। हीरा क्या है, विद्युत का कुचालक है, यानी कि इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता, इसमें हम करंट नहीं लग सकती है। विद्युत का प्रवाह होने का मतलब करंट लगना, तो इसमें करंट है जो कि नहीं लगेगी। अब यहाँ पर से क्या ध्यान में रखना है कि ये सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि निम्न में से सबसे कठोर पदार्थ कौन है, ऑप्शन दे दिया जाएगा सोना, चांदी, हीरा या फिर लोहा। तो आप लोग सोचेंगे कि लोहा हो सकता है, लेकिन नहीं, हीरा है जो कि सबसे पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ है। और ये भी ध्यान में रखनी है आप लोगों ने, ये चमक
ये क्या है दोस्तों? चमकदार पदार्थ है। ठीक है, ये क्या है? एक प्रकार का चमकदार पदार्थ है। ये बात भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, जो कि अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि ये जो चमक होती है इसकी, ये जो चमक होती है इसका कारण क्या है? हीरा चमकता क्यों है? तो आप लोगों ने कारण में लिखना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक प्रक्रिया होती है फिजिक्स में, तो उसके तहत है जो कि ये हीरा है जो चमकदार हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो सूर्य की किरणें इस तरीके से आती हैं, फिर टकरा के वापस आ जाती हैं, इस तरीके से इसको हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आप लोगों से ग्रेफाइट की अगर हम बात करेंगे, ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट में दोस्तों जो हमारी पेंसिल होती है, पेंसिल आप लोगों ने देखी होगी, पेंसिल के अंदर जो रॉड लगी रहती है काली कलर की, जो कि लिखने का काम करती है, वो ग्रेफाइट से मिलके बनती है। तो ये बात आप लोगों को ग्रेफाइट से ध्यान में रखनी है। और ये क्या होती है? एक प्रकार की विद्युत की चालक होती है। लेकिन ग्रेफाइट से इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के नहीं बनेंगे, हीरे से क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने आप लोगों को करा दिया है। अब आप लोग लिखेंगे दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लिखेंगे बहुलक। बहुलक से आप लोगों का प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोगों से ये पूछा गया है कि प्राकृतिक बहुलक क्या होता है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो बहुलक में प्राकृतिक बहुलक आप लोग लिखेंगे और कृत्रिम बहुलक। ये जो प्राकृतिक बहुलक है ये प्रकृति में हमको खेतों से मिल सकते हैं या फिर हमको ये पशुओं से मिल सकते हैं, लेकिन हमको कृत्रिम तो बनाना पड़ेगा, मानव निर्मित। जो भी चीज़ मानव से निर्मित होती है उसको हम कृत्रिम बोलते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं जो कि देने हैं। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे रेशम। रेशम हो गया, ऊन हो गया, सेलुलोज हो गया। ये सभी क्या है दोस्तों? प्रोटीन, रबर, स्टार्च। प्रोटीन, रबर, स्टार्च, ये सभी क्या है? प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं। आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। एक और लिख लो, डीएनए। ठीक है, आरएनए, डीएनए नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो ये डीएनए भी क्या होता है? एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक होता है। अब कृत्रिम बहुलक की अगर हम बात करेंगे तो पॉलीईथर आप लोगों ने लिखना है, पॉलीईथर, और दूसरा है नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 भी है एक प्रकार का कृत्रिम बहुलक आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब हम इसके बाद थोड़ा सा और आगे की ओर चलेंगे। अब आप लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, ये कार्बनिक पदार्थों से संबंधित तथ्य हैं, इनको आप लोगों ने लिखना है। जैसे कि आप लोगों ने सबसे पहला तथ्य लिखना है दोस्तों, जो ठोस कपूर होता है, ठीक है, ठोस कपूर से गैस या फिर वाष्प बनने की जो प्रक्रिया होती है, से वाष्प बनने की प्रक्रिया। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया किसका उदाहरण है निम्न में से? तो आप लोग लिखेंगे ऊर्ध्वपातन। ये जो उदाहरण है ये ऊर्ध्वपातन का है। जब भी कोई चीज़ ठोस होती है उसको वाष्प बनने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको हम ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि दूध से दही बनना, दूध से दही बनना किसका उदाहरण है? तो दूध से दही बनना जो है ये किण्वन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों? किण्वन। तो ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, आप लोगों से डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, पेट्रोल की गुणवत्ता। क्या पूछा जा सकता है? पेट्रोल की गुणवत्ता।
तो आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि जो पेट्रोल की गुणवत्ता होती है वो किस में अभिव्यक्ति की जाती है। इसी प्रकार आप लोगों से डीजल की भी पूछी जा सकती है, डीजल की गुणवत्ता किस में अभिव्यक्त की जाती है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो पेट्रोल की अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए दोस्तों ऑक्टेन संख्या होती है। क्या होती है? ऑक्टेन संख्या। ऑक्टेन संख्या क्या बताएगी कि पेट्रोल कितना गुणवत्तापूर्वक है या फिर नहीं। अगर डीजल की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा? सीटेन संख्या। इसमें क्या होगा? सीटेन संख्या। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ऑक्टेन संख्या का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन होगा पेट्रोल की गुणवत्ता, डीजल की गुणवत्ता या फिर केरोसिन की गुणवत्ता, निम्न में से कोई नहीं। तो आप लोगों को यहाँ पर पेट्रोल की गुणवत्ता में टिक करना पड़ेगा, ऑक्टेन, और सीटेन के लिए डीजल। अब आप लोगों को और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखनी है। जैसे लिखेंगे आप लोग जैसे जो गोबर गैस होती है या फिर प्राकृतिक गैस होती है, गोबर गैस, प्राकृतिक गैस हो गया, और बायोगैस, बायोगैस, ये जो गोबर गैस है, प्राकृतिक गैस है और बायोगैस, जो इनसे निकलने वाला एक पदार्थ है जिसको हम इसमें मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है या फिर कौन सा गैस पाई जाती है इनमें, तो आप लोगों ने लिखना है मीथेन गैस। इनमें मीथेन की मात्रा है जो कि हमको देखने को मिलती है। तो गोबर गैस में भी मीथेन, प्राकृतिक गैस में भी और बायोगैस में भी मीथेन है जो कि हम लोगों को देखने को मिलती है। अब आप लोगों से और पूछा जा सकता है जो एलपीजी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, हमारे घरों में जो आज सिलेंडर में भरी जाती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी गैस भरी जाती है। इसमें मुख्य तत्व इसके क्या हैं, इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं इसमें। तो एलपीजी में दोस्तों एक तो पाया जाता है ब्यूटेन, और दूसरा पाया जाता है प्रोपेन। अब आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि जो एलपीजी गैस है इसमें जो दुर्गंध हमको देखने को मिलती है, जैसे कि गैस लीक हो जाती है घरों में, एलपीजी सिलेंडर अगर आप लोगों का लीक हो गया है तो थोड़ी सी बदबू है जो कि हमको देखने को मिलती है। तो वो स्मेल है जो कि इसमें गंध है, वो किसकी देखने को मिलती है, तो मिथाइल मरकैप्टाइन, मिथाइल मरकैप्टाइन की है जो कि हम लोगों को इसमें एलपीजी में गंध देखने को मिलती है। अब एलपीजी के अलावा जो सिगरेट का लाइटर होता है, सिगरेट का लाइटर, इसमें भी ब्यूटेन और प्रोपेन ही है जो कि पाई जाती है, क्योंकि सिगरेट के लाइटर में भी एलपीजी गैस का मिश्रण भरा जाता है। ठीक है, आप लोगों से अगला क्या पूछा जा सकता है, देखो आप लोग लिखेंगे गैस वेल्डिंग और कृत्रिम फलों को गैस वेल्डिंग और फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। जो गैस वेल्डिंग जो आप लोग शॉप में देखते होंगे, ऑटोमोबाइल शॉप में, वहाँ पर गैस वेल्डिंग की जाती है और फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। कुछ फल आप लोगों ने पेड़ से तोड़े और आप लोगों ने उसको एक गोदाम में रख दिया, वहाँ पर आप लोग किस चीज़ का प्रयोग करेंगे जिससे कि वो फल है जो कि आसानी से पक जाएंगे जल्दी से। तो इसके लिए हम एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। किसका? एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है।
अब आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि हमारे जो रेफ्रिजरेटर होते हैं घरों में, रेफ्रिजरेटर जिसको हम फ्रिज बोलते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है जो कि हमको देखने को मिलती है? तो आप लोग लिखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहाँ से क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो कि देखने को मिलती है, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करती है? ओजोन परत क्षरण में ये सहायक सिद्ध है। जो रेफ्रिजरेटर होते हैं घरों में, फ्रिज वगैरह, उनमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस में निकलती है, और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये ओजोन परत हमारी जो पृथ्वी में पैराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है, उसके क्षरण के लिए ये क्या है? सहायक है। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट आप लोगों के एग्जाम के लिए रहेगा दोस्तों। अब आप लोग नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे ईंधन। ईंधन है जो कि आप लोग लिखेंगे ईंधन की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, यानी कि फ्यूल में आप लोग लिखेंगे सबसे पहले कोयला। देखो जो ईंधन होता है वो ठोस भी होता है, द्रव भी होता है, गैस भी होता है, लेकिन अभी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कोयले की। तो कोयला दोस्तों कितने प्रकार का होता है? सबसे पहले तो आप लोगों से यही पूछा जा सकता है। तो 4 प्रकार का कोयला है। पहला आप लोगों ने लिखना है पिट कोयला, दूसरा आप लोगों ने लिखना है लिग्नाइट बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। ये 4 प्रकार के कोयले होते हैं। अब आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा होता है? सबसे उत्तम कोटि का कोयला, तो सबसे उत्तम कोटि का कोयला एंथ्रेसाइट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें 85% से अधिक है जो कि इसमें कार्बन पाया जाता है। ये देखो, ये जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है इसमें कार्बन की मात्रा 85% से अधिक होती है, जिस कारण इसको सबसे उत्तम कोटि का कोयला माना जाता है। अब सबसे निम्न कोटि का कोयले की अगर हम बात करेंगे तो निम्न कोटि का कोयला, तो ये कौन सा हो जाएगा? पिट कोयला हो जाएगा, जो कि सबसे निम्न कोटि का कोयला माना जाता है। और इसमें कितने परसेंटेज पाई जाती है? ये परसेंटेज तो नहीं पूछी जाएगी आप लोगों से, 50 से 60% है जो कि इसमें पाया जाता है कार्बन। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। लिग्नाइट और बिटुमिनस से आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। तो अब हम थोड़ा और आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालेंगे दोस्तों धातुएं, मेटल्स। धातुएं यानी कि मेटल। तो धातुओं से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है बहुत बार। आप लोगों से ये पूछा जाता है कि सबसे देखो धातु के बारे में अगर हम बात करेंगे, धातु विद्युत की सुचालक होती हैं। ये क्या होती है? विद्युत की सुचालक। सुचालक कहने का मतलब है कि इसमें करंट है जो कि आसानी से पास हो जाएंगी, यानी कि इसमें से विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाएगा। तो इसलिए हम इन धातु को क्या कहते हैं? विद्युत के सुचालक बोलते हैं। इनमें से आप लोगों से पूछा जाता है कि सबसे अधिक विद्युत चालकता, सबसे अधिक विद्युत चालकता किसकी होती है? तो आप लोग लिखेंगे चांदी की। चांदी है जो कि सबसे अधिक विद्युत चालकता प्रदर्शित करता है। उसके बाद आप लोगों का आ जाएगा तांबा, एल्यूमिनियम।
हम लोग घरों में देखते हैं कि जो वायर होती है घरों में, जो बिजली के तार होते हैं वो तांबे के बने रहते हैं या फिर एल्यूमिनियम के बने रहते हैं, लेकिन कभी आप लोगों ने सिल्वर के नहीं देखे होंगे। लेकिन आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे अधिक विद्युत चालकता किसकी है? चांदी की, यानी कि सिल्वर की। दोस्तों चांदी जो है वो एक महंगा धातु है। महंगा धातु होने के कारण इसके तार नहीं बनाए जाते हैं। अगर इसके तार बना दिए जाएंगे तो काम तो ये करेगा, काम तो ये बिजली का प्रवाह करने का काम करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा चालकता इसी की है। लेकिन अगर हम बात करेंगे चांदी की, ये सबसे महंगी धातु होती है, सोना चांदी, अगर हम इसका तार बना देंगे तो क्या हो जाएगा? ये चोरी हो जाएगा। तो चोरी हो जाने के कारण इसके हम क्या बनाते हैं? विद्युत तार नहीं बनाते हैं। तो कॉपर का हम यहाँ पर विद्युत तार बनाते हैं, एल्यूमिनियम का विद्युत तार बनाते हैं। फिर तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। पूछा तो नहीं जाएगा कि इसकी तार क्यों नहीं बनाए जाते, लेकिन आप लोगों को ये पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक विद्युत चालकता किसकी होती है। अब सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु कौन सी है, यह आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो लिथियम आप लोगों ने ध्यान में रखना है। लिथियम, इसको Li से हम प्रकट करते हैं। और अगर हम सबसे भारी धातु की बात करेंगे, सबसे भारी धातु तो ओस्मियम। क्या है दोस्तों? ओस्मियम है, जो कि सबसे भारी धातु है। और सबसे कठोर धातु की बात करेंगे, सबसे कठोर धातु तो इसमें आ जाएगा क्रोमियम। क्या आ जाएगा? क्रोमियम आ जाएगा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब आप लोगों से ये पूछा जा सकता है सबसे अधिक सक्रिय धातु, सक्रिय धातु सर्वाधिक, ठीक है। तो सर्वाधिक सक्रिय यानी कि ऐसी धातु जो किसी अन्य धातु से मिलकर बहुत जल्दी रिएक्शन कर देती है, एक्शन कर देती है, रिएक्शन कर देती है, तो उसको हम बोलते हैं सक्रिय धातु। तो सबसे सक्रिय धातु जो होती है वो होती है दोस्तों पोटेशियम। पोटेशियम, उसके बाद होती है सोडियम और कैल्शियम। सोडियम, फिर आता है कैल्शियम। तो ये बात आप लोगों को ने ध्यान में रखनी कि सबसे सक्रिय धातु कौन सी होती है? पोटेशियम। अब ये पोटेशियम की खासियत ये क्या है कि इसको हम खुले में नहीं छोड़ सकते। आप लोगों ने जब 9th 10th में लेबोरेटरी में गए होंगे तो वहाँ पर देखा होगा कि जो ये पोटेशियम है उसको कहीं ना कहीं डुबा के रखा जाता है। और किस में? किरोसिन के तेल में। किरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है। ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि जो पोटेशियम है उसको किरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये सबसे सक्रिय धातु है। अगर हम इसको खुला छोड़ेंगे तो ये क्या कर देगी? अन्य गैसों से रिएक्शन कर देगी, और जब रिएक्शन करेगी तो फिर इसमें से आग है जो कि लग सकती है। इसलिए ये क्या है? बहुत डेंजरस गैस है। आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी? किरोसिन के तेल में इसको रखना पड़ेगा। अब आप लोगों से संचारण से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संचारण, संचारण का मतलब है दोस्तों जंग लगना। इसका मतलब क्या है? जंग लगना। जैसे कि लोहा होता है, लोहे पर जंग लगने की क्रिया, लोहे पर जंग लगना। दोस्तों लोहे पर जंग क्यों लगता है? क्योंकि लोहा क्या करता है, हमारे पृथ्वी पर जो भी वायुमंडल में ऑक्सीजन है और नमी है, ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करके ये क्या कर देता है? एक परत बना लेता है, जिसके कारण लोहे के ऊपर जंग लग जाती है। आप लोगों से पूछा जा सकता है लोहे पर जंग किस कारण लगता है? ऑप्शन में ऑक्सीजन, नमी, हाइड्रोजन, इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सभी ऑप्शन आप लोगों को दे दिए जाएंगे। तो आप लोगों को ऑक्सीजन बताना होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा सकता है ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे की ओर चलते हैं। धातुओं का राजा,
धातुओं का राजा किसको कहा जाता है? तो धातुओं का राजा सोना को कहा जाता है। धातुओं का राजा किसको कहा जाता है? सोना को कहा जाता है। अब आप लोगों से पूछा जा सकता है, पृथ्वी के केंद्र पर, केंद्र मतलब कोर, जो भी पृथ्वी का कोर है वहां पर सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु, तो इसका नाम है दोस्तों निकिल। ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी का ऊपरी वाला भाग है, ये पृथ्वी का बीच वाला भाग है, ये सबसे पृथ्वी का केंद्र है। तो इस केंद्र पर क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा निकिल पाया जाता है। निकिल और आयरन, आयरन मतलब लोहा, निकिल और लोहा, तो ये पृथ्वी का केंद्र हो गया और ये पृथ्वी का क्रस्ट हो गया और ये मेंटल हो गया। आप लोगों से पूछा जा सकता है केंद्र पर निकिल और लोहा, क्रस्ट पर कौन सा पाया जाता है? सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले क्रस्ट पर, भूपर्पटी पर, इसको आप लोग लिखेंगे भूपर्पटी। तो भूपर्पटी पर कौन सी धातु है जो कि सबसे ज़्यादा में देखने को मिलती है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ठीक है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है जो कि पृथ्वी की क्रस्ट पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। मेंटल में आप लोगों से पूछ लिया जाएगा सिलिकॉन और मैग्नीशियम, Mg, सिलिकॉन और मैग्नीशियम है जो कि मेंटल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब हम थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ेंगे। आई होप आप लोगों ने इतना लिख लिया होगा। तो थोड़ा सा और देखेंगे हम। अभी कुछ टॉपिक इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि मैं आप लोगों को करा देता हूं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोगों से पूछा जा सकता है दोस्तों यहाँ पर क्या कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस में सबसे किससे मिलके बनता है? तो आप लोग लिखेंगे जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे मिलके बनता है? तो जिप्सम आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। और अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन अगर हम बात करेंगे बुझा हुआ चूना तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। और हाँ, एक क्वेश्चन और लिखेंगे आप लोग, नाइक्रोम। दोस्तों नाइक्रोम एक ऐसी धातु होती है, मिश्र धातु, ये किस किस की मिलके बनी रहती है नाइक्रोम? तो आप लोगों ने लिखना है निकिल प्लस, निकिल के साथ इसमें क्रोमियम और आयरन, क्रोमियम और आयरन, ये तीन चीज़ों से मिलके बनी रहती है नाइक्रोम। और इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि जो विद्युत के हीटर होते हैं उनकी कुंडली, विद्युत हीटर की जो कुंडली बनी रहती है वो नाइक्रोम धातु की बनी रहती है दोस्तों। तो ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अब थोड़ा और आप लोग लिखेंगे, देखो इसमें हम लोगों ने ये जो केमिस्ट्री है इसको पूरा करना है, तो इसलिए आप लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी।
लोहा, आप अगर लोहा लिखेंगे, अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, लोहे की कमी से या फिर लोहे की अधिकता से रोग होता है। लोहे की कमी से रोग होगा या फिर लोहे की अधिकता से रोग होगा मानव शरीर में। मानव आयरन लेता है खाने में, आयरन हम लोगों ने सुना है कि हरी सब्जियों में देखने को मिलता है, लेकिन अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी होगी तो कौन सा रोग है देखने को मिलेगा, तो आप लोग लिखेंगे एनीमिया। और अगर अधिकता की बात करेंगे तो लौहमयता। अगर हमारे शरीर में लोहे की मात्रा अधिक होगी तो लौहमयता इसको बोलेंगे दोस्तों। अब मानव हड्डी आप लोग लिखेंगे, मानव हड्डी। तो मानव हड्डी किससे, इसमें कौन सा सर्वाधिक मात्रा में तत्व पाया जाता है, तो कैल्शियम फास्फाइड। कैल्शियम फॉस्फेट, हमारी हड्डियों में, मानव की हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट है जो कि सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलता है। अब आप लोगों से पूछा जाएगा कृत्रिम वर्षा। अभी कृत्रिम वर्षा क्या होती है, जैसे अगर हम बात करेंगे, जैसे मूवी आप लोगों ने देखी होगी तो हीरो हीरोइन भीगते हुए हमको नज़र आते हैं, तो उसके लिए हो सकता है या तो वो नेचुरल बारिश में भीग रहे होंगे जो कि आसमान से आ रही है, लेकिन अगर वर्षा नहीं हो रही होगी और आप लोगों को शूटिंग करनी होगी तो वहाँ पर आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा जो कि कराई जाती है। और कृत्रिम वर्षा किससे होगी ये आप लोगों को बताना पड़ता है बहुत बार। तो कृत्रिम वर्षा कराने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग लिखेंगे सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग है जो कि कृत्रिम वर्षा के रूप में किया जाता है। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मतदान के समय में स्याही होती है, हमारे हाथों में, उंगलियों में जो स्याही लगती है, जो नाखून में स्याही लगती है, वो किस की बनी होती है, तो आप लोग लिखेंगे सिल्वर नाइट्रेट। क्या लिखेंगे, सिल्वर नाइट्रेट है जो कि यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सफ़ेद सोना किसको कहा जाता है। सफ़ेद सोना, तो ये प्लेटिनम को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है, प्लेटिनम को कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आप लोगों से बहुत बार, तो उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जो ये फ्यूज तार होता है ना, फ्यूज तार, घरों में फ्यूज तार आप लोगों ने देखा होगा। फ्यूज जब हाई वोल्टेज आती है तो फ्यूज तार, फ्यूज उड़ जाता है, कहते हैं ना आप लोग, घरों में सर्किट से फ्यूज उड़ गया है। तो ये फ्यूज तार किसका बना होता है, ये आप लोगों से पूछा जाता है। तो आप लोग लिखेंगे लेड प्लस टिन, इन दोनों का मिलके ये फ्यूज तार का निर्माण किया जाता है। ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अब थोड़ा और आगे को चलेंगे दोस्तों, आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकता है उसको मैं यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। हम लोगों ने धातु तो पढ़ ली थी, अब हम पढ़ लेंगे अधातुओं को। अब हम क्या पढ़ेंगे, अधातु को पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, धातु पढ़ा, अब हम क्या पढ़ेंगे, अधातु को पढ़ेंगे। अधातु से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन आप लोग लिखेंगे। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक प्रकार की अधातु है। अब हाइड्रोजन के अभी हम लोगों ने समस्थानिक देखे, समस्थानिक देखे ना दोस्तों। तो समस्थानिक में हम लोगों ने क्या देखा, 1H1 देखा, 1H1, 1H2, 1H3, इसको हमने बोला था प्रोटियम, इसको हम लोगों ने बोला था ड्यूटेरियम, और इसको हमने बोला था ट्राइटियम। तो ये तीन समस्थानिक हैं जो कि हाइड्रोजन के हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारी जल किसको कहते हैं। भारी जल आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भारी जल का सूत्र क्या है, D2O, और ये किससे मिलके बना रहता है, ड्यूटेरियम से।
ठीक है, ये किससे मिलके बना रहता है, ये ड्यूटेरियम के ऑक्साइड से मिलके बना रहता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आप लोगों ने लिखना है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन दोस्तों, नाइट्रोजन से बहुत सारी चीज़ें मिलके बनती हैं, तो हम लोगों ने ज़्यादा नहीं देखना, बट एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे, जो हास्य गैस होती है, हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस इंग्लिश में बोलेंगे, और इसको हंसाने वाली गैस। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हंसाने वाली गैस कौन सी होती है, तो आप लोग लिखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड क्या होती है, हंसाने वाली गैस। अगर आप लोगों को हंसना है तो नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग कर सकते हैं, हंसते रहेंगे फिर, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को नाइट्रोजन से ध्यान में रखनी है, हंसाने वाली गैस। अब यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं फास्फोरस के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी कि हमारे हड्डियों में पाया जाता है। अभी हमने कैल्शियम फॉस्फेट के बारे में बात की थी। एक चीज आप लोग लिखना, आप कृत्रिम सांस। कृत्रिम सांस में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम। इसका मतलब समझ रहे हैं कृत्रिम सांस का, जैसे कि जो जहाँ पर हम अस्पताल देखते हैं, अस्पताल में मास्क लगाया जाता है जब किसी पेशेंट की तबीयत खराब होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो उसको हम ऑक्सीजन किससे देते हैं, हम कृत्रिम ऑक्सीजन देते हैं, उसको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। तो उस ऑक्सीजन में किस किस चीज़ का मिलके बनती है, ऑक्सीजन और हीलियम। उसमें क्या भरी रहती है, ऑक्सीजन और हीलियम भरी रहती है। तो ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है दोस्तों। और क्या पूछा जा सकता है इम्पोर्टेंट आप लोगों से, हीलियम से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हीलियम के बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। हीलियम, तो हीलियम के बारे में आप लोग लिखना कि ये सबसे हल्की गैस है। ये क्या है, हल्की गैस है। तो हल्की गैस है, तो ये कहाँ पर यूज होगी दोस्तों, गुब्बारे में। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो गुब्बारे में इसका क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। देखो, इसका हीलियम का प्रयोग एक तो है गुब्बारे में, और जो हवाई जहाज होते हैं उनके टायरों में। तो इसका प्रयोग आप लोग लिखेंगे हवाई जहाज के टायर। हवाई जहाज के टायर में भी हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अब जो गोताखोर होते हैं, कहाँ पर, गोताखोर। गोताखोर मतलब जो पानी के नीचे स्विमिंग करते हैं, गोताखोर जिनको कहा जाता है, वो भी अपने साथ मास्क लगा के जाते हैं ऑक्सीजन वाला। तो उसमें भी हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वायुमंडल में पाए जाने वाला सबसे अक्रिय गैस कौन है। वायुमंडल में पाए जाने वाली सर्वाधिक अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, ठीक है। निष्क्रिय गैस भी पूछा जा सकता है या फिर अक्रिय गैस। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आर्गन, यहाँ पर नाम आ जाएगा आर्गन का। तो दोस्तों ये हो चुका है। अब हम थोड़ा सा और बात कर लेंगे यार,
ठीक है ना, आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और जो अब मैं बताने वाला हूँ इसको आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट करके लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो आप लोगों ने क्या लिखना है, मिश्र धातु लिखना है। क्या लिखना है? मिश्र धातु। मिश्र धातु में सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है पीतल। क्या लिखना है? पीतल। अब ये पीतल किस किस से मिलके बना रहता है? तो कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, कॉपर प्लस जिंक। इसको आप लिख लो, मैं सिर्फ सिंबल बना रहा हूँ, कॉपर और जिंक। दूसरा आप लोग लिखेंगे कांसा। दूसरा आप लोग लिखेंगे कांसा, जिसको हम बोलते हैं ब्रॉन्ज मेडल अपना। ठीक है, तो ये किस किस से मिलके बना रहता है? कॉपर और टिन से, Cu प्लस Sn। Sn को हम टिन बोलते हैं। ठीक है, कॉपर, तांबा और टिन, तांबा और टिन आप लोग लिखेंगे। इसके बाद आप लोगों से एक पूछा जाता है टांका। टांका मतलब जो शोल्डर, हाँ इसको अंग्रेजी वैसे बोलते हैं हम शोल्डर करने में। जो हम लोगों ने विद्युत में कोई भी सर्किट होता है, दो सर्किटों को जोड़ने के लिए टांके का प्रयोग, शोल्डर का प्रयोग किया जाता है। इसमें किस किस का प्रयोग किया जाएगा? Sn प्लस Pb का। Pb मतलब लेड और Sn मतलब टिन, टिन प्लस लेड का प्रयोग इसमें किया जाता है शोल्डर में। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अब इतना ही है क्वेश्चन यहाँ पर से। हाँ, एक और चीज़ लिख लेना, स्टेनलेस स्टील। जो घरों में स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं उसमें कौन कौन सी धातु मिली रहती है? तो आप लोग लिखेंगे क्रोमियम प्लस निकिल। ठीक है, क्रोमियम प्लस निकिल है, जो कि स्टेनलेस स्टील में हम लोगों को देखने को मिलती है। तो इतने क्वेश्चन हैं दोस्तों, आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, इम्पोर्टेंट रहेंगे। और थोड़ा सा और देख लेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एक मिनट में देख लेता हूँ, ठीक है ना। हंसाने वाली गैस हम लोगों ने देख ली, और एक और चीज़ लिख लेना यार आप लोग, क्योंकि यहाँ पर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, जो कि अंतिम टॉपिक है। अब अंतिम टॉपिक कांच हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कांच, क्योंकि एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में मैंने जब आप लोगों को करा रहा था तो वहाँ पर कांच का प्रश्न भी पूछ लिया गया था, तो हम इसको देख लेते हैं। कांच दोस्तों, अगर हम कांच की बात करेंगे तो कांच के प्रकार हैं जो कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आप लोग जो कांच देखते हैं, आप लोग सोचते होंगे कि एक ही प्रकार का कांच होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कांच अनेक प्रकार के होते हैं। तो इनमें से आप लोग लिखेंगे पहला फ्लिंट कांच। कौन सा कांच है? फ्लिंट कांच। और ये फ्लिंट कांच का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो कैमरा में, कैमरा हो गया, दूरबीन, जो कैमरा हमारे मोबाइल फ़ोन के कैमरा हैं, दूरबीन के कैमरा हैं, उनमें जो कांच लगता है वो फ्लिंट कांच होता है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा विद्युत बल्ब, कहाँ पर? विद्युत बल्ब में भी इस फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। दूसरा आप लोग लिखेंगे पाइरेक्स कांच। कौन सा कांच है? पाइरेक्स कांच। तो पाइरेक्स का कांच का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? प्रयोगशाला में। इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा प्रयोगशाला। प्रयोगशाला कहीं पर भी केमिस्ट्री की जो लैब होती है, लेबोरेटरी, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें हम लोग कुछ डालते हैं, एसिड वगैरह डालते हैं, फिर क्या करते हैं वहाँ पर केमिकल रिएक्शन करते हैं।
तो वहाँ पर ये जो कांच का प्रयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं पायरेक्स कांच। तीसरा कांच आप लोग लिखेंगे सोडा कांच। कौन सा? सोडा कांच। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्यूबलाइट, इसमें आप लोग लिखेंगे ट्यूबलाइट, और दूसरा उपयोग इसका है बोतल। ट्यूबलाइट और बोतल है जो कि सोडा कांच से बने रहते हैं। क्रूक्स कांच, क्रूक्स कांच, जो ये क्रूक्स कांच है दोस्तों, धूप के चश्मे के लेंस बने रहते हैं इससे। धूप के चश्मे में, जो भी धूप के चश्मे आप लोग पहनते हैं वहाँ पर क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। पोटास कांच, अगला है पोटास कांच। ये पोटास कांच का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो उच्च तापमान पर, उच्च तापमान के लिए अगर हम किसी कांच का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर पोटास कांच का प्रयोग किया जाएगा। अब एक अंतिम लिख लेना, प्रकाशीय कांच। कौन सा? प्रकाशीय कांच। तो प्रकाशीय कांच का अगर हम बात करेंगे तो इसमें आप लोग लिखना सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप और चश्मा। चश्मा, अब यहाँ पर देखो चश्मा मैंने धूप का चश्मा लिखा है, यहाँ पर नॉर्मल चश्मा जो कि आंख की लेंस वो दृष्टि के लिए होता है, उसको हम इस कांच से बनाते हैं, प्रकाशीय कांच। अगर हम धूप के चश्मे की बात करेंगे तो यहाँ पर क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाएगा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों ये हो गया है हमारा कंप्लीट यहाँ से, और तो कुछ ठीक है। तो मैंने आप लोगों को कराने की कोशिश की है, आप लोग देखना। यहाँ से क्वेश्चन है जो कि पूछे जा सकते हैं। तो केमिस्ट्री की क्लास हो चुकी है कंप्लीट। यहाँ से क्वेश्चन जो भी बनेंगे यहाँ से आने की उम्मीद है, ऐसा हम सोच सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।